अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन F जो कि हमारे साथ न्यूट्रिशनल केयर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखें कि जो न्यूट्रिशनल केयर पर हम बात करने वाले हैं तो ये असल में उन पेशेंट के लिए हम डिस्कशन करेंगे जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं। और इंटेंसिव केयर यूनिट के जो पेशेंट होते हैं तो उनको किस किस्म की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, किस किस्म की न्यूट्रिशन जो है हमें देनी चाहिए, किस किस्म की न्यूट्रिशन का हमें जो है ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में जो है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, जब भी हम इंटेंसिव केयर यूनिट में मौजूद पेशेंट की बात करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते हैं तो हमारे जहन में जो है 6 किस्म के सवालात जो है वो पैदा होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वाई डू वी फीड इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट, हम इंटेंसिव केयर यूनिट के मरीज़ को खुराक क्यों देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये पैदा होता है कि विच पेशेंट शुड वी फीड, मतलब कौन से मरीज़ को हमें खाना खिलाना चाहिए। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये पैदा होता है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट टू फीड देम, हमें कब इन मरीज़ों को जो है खुराक देना शुरू करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन हमारे माइंड में पैदा होता है वो ये होता है कि विच रूट शुड वी फीड बाय, और किस तरीके से हम इनको जो है खुराक दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन हमारे माइंड में पेशेंट के हवाले से ये प्रोड्यूस होता है, ये पैदा होता है कि हाउ मच फीड शुड वी गिव, कितना खाना हमें मरीज़ को देना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से छठा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट शुड द फीड कंटेंट, और जो खुराक हम मरीज़ को दे रहे हैं तो इनके खुराक में, इनके ग़िज़ा में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में मौजूद जो पेशेंट होते हैं उनके खुराक के हवाले से हमारे माइंड में पैदा होता है, और हम ये क्वेश्चन अक्सर औकात ICU में मौजूद जो नर्सेज होते हैं उनसे करते हैं, ठीक है। द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अब जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बेसिस है, ठीक है, या बेसिक है, तो ये क्यों करते हैं हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को क्यों देते हैं। ICU में जो मौजूद पेशेंट होते हैं हम उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल क्यों रखते हैं। सो मोस्ट पेशेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट आर अनएबल टू टॉलरेट नॉर्मल डाइट, ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा कि इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे साथ जितने भी पेशेंट होते हैं तो उनकी जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, और ना ही वो इस हालत में होते हैं कि वो ख़ुद से जो है खाना खा सके, ख़ुद से जो है अपना पेट भर सके, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इंटेंसिव केयर यूनिट में जो मौजूद पेशेंट होते हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि वो नॉर्मल जो ग़िज़ा हम लेते हैं उसी तरह से वो भी ले, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर मलनरिश ऑन एडमिशन, और इसी तरह से जब हम इस पेशेंट को या इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जब एडमिशन के टाइम ये आते हैं तो एडमिशन के टाइम इनकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और ज़्यादातर पेशेंट जो है वो मल नरिश्ड होते हैं, मतलब इनमें खुराक की कमी होती है, खुराक से जो है इनकी बॉडी जो है वो महरूम हो चुकी होती है। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बाय फीडिंग ट्यूब्स और बाय इंट्रावेनस, ठीक है। इसी तरह से फिर हम जब ऐसे पेशेंट को खुराक देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है हम डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, या तो फीडिंग ट्यूब्स के ज़रिए जिसे हम एंजियो ट्यूब्स कहते हैं, या इंट्रावेनस मेथड्स के ज़रिए, ठीक है। फिर इसी तरह से न्यूट्रिशन इज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग फिजिकल स्टेटस,
जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में मौजूद जो पेशेंट होते हैं तो इनकी जो कंडीशन होती है वो स्टैटिक नहीं होती बल्कि डायनेमिक होती है। वक्तन फ़वक्तन सेकंड लम्हा बलम्हा जो है इनकी जो कंडीशन होती है वो चेंज होती रहती है। तो इनकी फ़िज़िकल स्टेटस में चेंजेस आने के बावजूद, उसमें तब्दीलियां होने के बावजूद हम इनको जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू रखते हैं, इनको जो खुराक है वो जारी रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस, एक्यूट इलनेस, सर्जरी और ट्रामा प्रोड्यूस मेजर चेंजेस इन द मेटाबॉलिक मिली ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि स्ट्रेस हो गया, एक्यूट इलनेस हो गई, सर्जरी हो गया और इसी तरह से जितनी भी ट्रॉमेटिक प्रोसीजर्स है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, जब मेटाबॉलिक सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाती है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है इफ़ेक्ट हो जाता है एबनॉर्मली, तो इसकी वजह से फिर चेंजेस इन सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, तो उसकी फिर मुकम्मल तौर पर जो है यूटिलाइजेशन नहीं होती, मुकम्मल तौर पर उसकी फिर ब्रेकडाउन नहीं होती। इसी तरह से अल्टर्ड सब्सटेंस सिंथेसिस रेट, और इसी तरह से जो ग्लूकोज बनते हैं, जो एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, जो फूड हम लेते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसमें तब्दीली आ जाती है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेट है, उसमें क्या आ जाती है, एबनॉर्मली तब्दीलियाँ आ जाती है। इसी तरह से हाइपर मेटाबॉलिज्म काज हो जाता है। हाइपर मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि जितनी फूड हमारी बॉडी को मिल रही होती है उससे ज़्यादा जो है क्या हो रहा होता है, उससे ज़्यादा स्पीड में जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मौजूद जो स्टोर्ड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, विदाउट रिक्वायरमेंट वो यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसके अलावा कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह से जो पेशेंट होते हैं वो मल नरिशमेंट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि फैक्टर्स फेवरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन इन द क्रिटिकली इल। ठीक है, अब जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं तो उन पेशेंट में वो कौन से फैक्टर है, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से उन पेशेंट में मल नरिशमेंट जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, वो पेशेंट मल नरिशमेंट का शिकार हो जाते हैं। सो मल नरिशमेंट इन द क्रिटिकल इल, जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं तो उनमें मल नरिशमेंट की जो पहली वजह है वो है हाइपर मेटाबॉलिज्म। हाइपर मेटाबॉलिज्म का मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में भी बताया कि हाइपर मेटाबॉलिज्म ये हमारे बॉडी का एक एबनॉर्मल प्रोसेस है, एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को जितनी फूड मिल रही होती है, जितनी फूड जो है हमारी बॉडी को सप्लाई हो रही होती है, तो उस फूड को भी हमारी बॉडी जो है मुकम्मल तौर पर क्या करती है, मेटाबोलाइज कर लेती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में मौजूद जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी भी क्या कर देती है, हमारी बॉडी उसको यूज़ करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया गया होता है। अगर किसी वक्त जो है खुराक ना मिले तो उस टाइम पर ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो कंटिन्यू मेंटेन रहते हैं। तो हाइपर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये ग्लाइकोजन जो है, ये ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसकी क्या होती है, इसकी भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, इसकी भी कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाती है, और बॉडी को रिक्वायर्ड ना होने के बावजूद, बॉडी की ज़रूरत ना होने के बावजूद बॉडी जो है इसको यूज़ कर देती है, और इसी तरह से फिर बॉडी को जो है एनर्जी के लिए जो है फिर किसी किस्म की सोर्सेज बॉडी के पास नहीं होते, और इसी तरह से बॉडी जो है फिर क्या हो जाती है, मल नरिशमेंट का शिकार हो जाती है, बॉडी में फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। सो पहली वजह जो मल न्यूट्रिशन की है वो क्या है, वो है हाइपर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसी
तरह से दूसरी जो वजह है मल न्यूट्रिशन का वो है पुअर इनटेक। आप सही तरीके से खुराक नहीं लेते या सही तरीके से जो है फीडिंग नहीं दी जा रही है क्रिटिकल इल पेशेंट को, तो जब सही तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं दी जाती तो ज़ाहिरी बात है उसमें फिर न्यूट्रिशन की कमी ही आएगी और फिर वो मल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरी वजह जो है वो सर्जरी है। सर्जरी करने के बाद जो है पेशेंट नॉर्मल तरीके से वो फिर पी नहीं सकते, तो इस वजह से उनमें जो है मल न्यूट्रिशन के आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इमोबिलिटी, पेशेंट जो है वो इमोबाइल होता है, चलने फिरने की काबिल नहीं होता, इस वजह से वो खुद से जो है कुछ पी नहीं सकता, खुद से जो है वो कुछ खा नहीं सकता। सो अगर वक्त पर उनके पास लोग मौजूद हो तो फिर उनको जो है वो इशारों के ज़रिए किसी भी तरह से वो उनको कहकर अपनी जो नीड है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मौजूद ना हो तो फिर वो उसी तरह से जो है भूखा प्यासा रहता है और इस तरह से उसमें जो मल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जो है एक पेशेंट जो है वो बेड पर पड़ा रहता है, तो इससे भी उनमें जो है न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ एक्सोजीनियस स्टीरॉयड देने की वजह से भी जो है मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। चेंजेस इन सब्सट्रेट यूटिलाइजेशन का मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो फूड हम ले रहे होते हैं तो उस फूड की जो है प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती, उस फूड की जो है प्रॉपर तरीके से जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। और जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जब हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो फिर इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है। और इसी तरह से जो अगला फैक्टर है, जो अगली वजह है मल न्यूट्रिशन की, वो है स्ट्रेस। ज़ाहिर बात है कुछ लोग जो है स्ट्रेस में, ज़्यादातर लोग जो है वो स्ट्रेस में जो है नहीं पीते। ठीक है, तो इस वजह से भी वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ मल न्यूट्रिशन, डियर स्टूडेंट, जब मल न्यूट्रिशन हो जाती है, जब बॉडी में ग़िज़ा की कमी आ जाती है, तो इसके फिर क्या नुकसानात होते हैं, इसके जो है क्या नुकसानात हमारे बॉडी पर मुरतब होते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो ये होता है कि इंक्रीज़ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट है इसमें इजाफ़ा हो जाता है। मॉर्बिडिटी से मुराद जो बीमारी का शरह है उसमें इजाफ़ा हो जाता है, पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो बीमार होने लगते हैं। और इसी तरह से जो मौत की शरह है, अमवात की शरह है, उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोलॉन्ग लेंथ ऑफ स्टे इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। ज़ाहिरी बात है जब पेशेंट को ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, जब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते, तो फिर उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो मुसलसल सप्रेस रहता है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। और जब फंक्शन नहीं कर पाता तो पेशेंट जो है फिर वो ठीक नहीं होता, वो फिर बीमार रहता है। और बीमार रहने की वजह से उनको फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में ज़्यादा अरसे के लिए रहना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ इम्पेयर्ड टिश्यू फंक्शंस एंड वाउंड हीलिंग। आप सब दोस्तों को इस बारे में पता होगा कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे साथ पेशेंट होते हैं जिनकी सर्जरी वगैरह हुई होती है, तो उनको ज़्यादातर जो है लोबिया दिया जाता है। लोबिया आप सब दोस्त इसको जानते होंगे, कुछ लोग जो है इसको चोले भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, पश्तो में उसको कुरखे कहते हैं। ठीक है, जो किडनी की शेप की तरह होते हैं। ठीक है, बीम जो होते हैं। सो इसका फंक्शन ये है कि ये वाउंड को हील करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये अक्सर पेशेंट को दिए जाते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है, तो इस वजह से फिर उनके जो ज़ख़म होते हैं वो टाइम से पहले जो है वो बढ़ जाते हैं और उसकी हीलिंग हो जाती है। तो जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब मल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ होता है पेशेंट, तो ज़ाहिरी बात है उसके जो टिश्यूज़ है, ठीक है, वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह से जो वाउंड हीलिंग प्रोसेस है वो भी फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और ज़ख़म भरने में फिर ज़्यादा टाइम जो है पेशेंट का लगेगा। ठीक है, टिश्यूज़ इस वजह से फंक्शन नहीं करेंगे
करेंगे क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही बॉडी में, ठीक है। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होंगी तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती तो इस तरह से जो फंक्शन है सेल्स के वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होते, वो फिर डिस्टर्ब रहते हैं, तो इस वजह से इम्पेयर्ड टिश्यू फंक्शन हो जाते हैं। इसके साथ साथ डिफेक्टिव मसल फंक्शंस, रिड्यूस रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक फंक्शन, वही बात है जो कि मैंने आपको कही। जब एनर्जी हमारे बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिलते, जब एनर्जी हमारे मसल्स को नहीं मिलते तो जाहिर बात है हमारे मसल्स की जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा जो रिस्पायरेटरी रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारे जितने भी कार्डियक आउटपुट है या कार्डियक जितने भी फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इम्यूनो सप्रेशन काज हो जाएगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। ये बात मैंने आपको स्टार्ट में कही, ठीक है। Malnutrition causes widespread organ dysfunction is which poor healing associated with poor healing, reduce immune competence and poor weaning from ventilators, ठीक है। अब जब पेशेंट मलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, उसके जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इसके साथ साथ जो इम्यून की कम्पिटेंसी है, इम्यून के जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और जो पुअर वीनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर के ज़रिए जो न्यूट्रिशन दी जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। स्ट्रेस एंड सेप्सिस फर्दर इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, इसी तरह से जो स्ट्रेस और सेप्सिस है, स्ट्रेस से मुराद आप सब दोस्तों को पता है और सेप्सिस से मुराद हमारे साथ जितने भी पोल्यूटेंट चीज़ें होती है, जितने भी जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरिया होते हैं फ़ौरन बॉडी एंटर हो जाते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्या कर देती है, पलूट कर देती है, तो इससे मज़ीद जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इफ़ द एनर्जी रिक्वायर इज़ नॉट मेट विद द एडिक्वाइड डाइटरी इनटेक, और अगर जो डाइटरी इनटेक उनको दी जा रही होती है, पेशेंट को दी जा रही होती है, अगर उससे पेशेंट की जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो पूरी ना हो जाए तो इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और हमारे बॉडी में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। गोल ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट, अब जब हम न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं तो हम न्यूट्रिशन सपोर्ट किस मकसद के लिए देते हैं, आखिर इसका क्या मकसद होता है, ठीक है। टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, ज़ाहिरी बात है न्यूट्रिशन खुराक हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट की जो सेहत है वो बेहतर से बेहतर हो जाए और इस तरह से उनमें जो बीमारियों की शरह है और जो अमवात की शरह है वो कम से कम हो जाए, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम आईसीयू के जो पेशेंट हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल केयर प्लान में हम मेथडोलॉजी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट वेंट अबाउट डिफाइनिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन एंड देन डिड अ मिडलाइन सर्च फॉर द ईयर्स। वी आल्सो रिव्यूज पब्लिश एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द साइंटिफिक मीटिंग एंड, अच्छा ये तो मेथडोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन, डियर स्टूडेंट, मल न्यूट्रिशन के हमारे फंक्शंस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो अब अगर कोई बंदा जो है वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है तो इस मल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उसके फंक्शन किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे उस पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर पल्मोनरी फंक्शंस की बात करें, अगर लंग्स के फंक्शंस की बात करें तो मल न्यूट्रिशन की वजह से हमारा जो डायफ्रेगमेटिक कंट्रैक्टिलिटी होती है, हमारा जो डायफ्राम ब्रीथिंग के दौरान कंट्रैक्ट होता है तो उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। आप सब दोस्तों को पता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग इन के दौरान हमारे जो डायफ्राम का शेप होता है वो नॉर्मली डोम शेप में होता है, लेकिन जब हम सांस अंदर ले रही
होते हैं, ब्रीथिंग इन कर रहे होते हैं, तो ये डोम शेप डायफ्राम कन्वर्ट होकर कंट्रैक्ट होकर फ्लेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मल न्यूट्रिशन का शिकार कोई पेशेंट हुआ है तो फिर डायफ्राम की जो कंट्रैक्टिलिटी है ये डिक्रीज हो जाती है और फिर प्रॉपर तरीके से डायफ्राम कंट्रैक्ट नहीं होता और फिर जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सपैंड नहीं होते, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है लंग्स में वो फिर प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता और फिर कम से कम एयर जो है हमारे लंग्स में आता है। ठीक है, डिप्रेस हाइपोक्सिक ड्राइव एंड वेंटिलेटरी ड्राइव टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से जो हाइपोक्सिक ड्राइव है वो भी क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और जो वेंटिलेटरी ड्राइव है कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब इसका ये है कि जब लंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं होते, प्रॉपर तरीके से एयर अंदर नहीं आता और ना ही प्रॉपर तरीके से एयर बाहर जाता है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में स्टोर्ड हुआ होता है, हमारे बॉडीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हुआ होता है एज अ वेस्ट मटेरियल, तो वो फिर हमारे बॉडीज़ में ही रह जाता है और इसी तरह से पेशेंट जो है वो एसिडोसिस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कार्डियक फंक्शन की बात करें तो कार्डियक फंक्शन में ये होता है कि हमारे हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है, ठीक है, या जो रिस्पॉन्स होता है आइनोट्रोप्स को, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है और वेंट्रिकुलर डायलेशन जो है वो काज हो जाती है। वेंट्रिकल जो है वो फिर डायलेटेड रह जाते हैं, वो फिर प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से अगर किडनी के फंक्शंस के हवाले से बात करें तो किडनीज की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट से मुराद ये है कि पर मिनट के लिहाज से हमारे किडनीज जो है कितने फ्लूइड को क्या करता है, फिल्टर करता है। पर मिनट के लिहाज से हमारे किडनीज टोटल फ्लूइड को कितनी अमाउंट में जो फिल्टर करता है, तो इस फिल्ट्रेशन रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। तो ये डिक्रीज़ हो जाता है और इसके साथ साथ जो सोडियम आयन एक्सट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो फिर बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिवर की फंक्शंस की बात करें जो कि मल न्यूट्रिशन की वजह से इफ़ेक्ट होती है, तो लिवर जो है प्रोटीन्स और फैट को फिर प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, इस तरह से प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होती, ड्रग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होते, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज़ हो जाती है और बिलिरुबिन एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो स्किन है वो फिर आपको जर्द या येलोविश जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हीमाटोलॉजी की बात करें, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं आता क्योंकि वहाँ पर लंग्स जो है वो इफ़ेक्ट हुई होते हैं, तो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसी तरह से एनीमिया का शिकार हो जाते हैं पेशेंट और कोगुलोपैथी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम में हमारी जो टी सेल्स के फंक्शन है वो डिप्रेस हो जाते हैं और इसी तरह से जो कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस है उसके जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, एम्पेयर्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो गट मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसके साथ साथ गट की जो शेप है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और जो गट परमेबिलिटी होती है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो फिर हमारे गट्स या इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की काज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की कि फ्लूइड कितनी मिकदार में हमारे बॉडी को जो है रिक्वायर्ड होती है इंटेंसिव केयर यूनिट के दौरान। सो फ्लूइड जो है वो 30 से लेकर 40 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से जो है पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से कैलोरी पर वेट के लिहाज से अगर हम देखें तो 25 से लेकर 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के लिहाज से रिक्वायर्ड होती है पेशेंट को। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोटीन रेट जो है वो 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के लिहाज से रिक्वायर्ड होती है।
इसी तरह से अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की, HD स्टैंड फॉर हीमोडायलिसिस या CVV, HD स्टैंड फॉर कंटिन्यूस वीनस डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। ठीक है, ये असल में हमारे साथ एक टेम्परेरी प्रोसीजर होता है जो कि ख़ास तौर पर हम उन पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिनको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर 1.1 से लेकर 1.4 ग्राम पर केजी पर डे के लिहाज से क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अगर पेशेंट जो है किसी ट्रॉमा का शिकार हुआ है या ब्लड जो है वो इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, ब्लड में जो है पोल्यूटेंट्स आए हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम 1.2 से लेकर 2 ग्राम पर केजी पर डे जो है प्रोटीन्स हम देते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का आप सब दोस्तों को पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, जिससे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो चलता है, जिससे हमारे बॉडी के तकरीबन ओवरऑल फंक्शन जो है वो चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से सीवियर बर्न में जो है फिर 2 पॉइंट, अगर कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा जला हुआ है तो ऐसे कंडीशन में फिर हम पेशेंट को 2.5 से लेकर 4 ग्राम केजी पर डे के लिहाज से प्रोटीन जो है हम उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में हम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम किसी भी इंडिविजुअल की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको हम मालूम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय इंजरी फैक्टर। ठीक है, द बेसल एनर्जी expenditure is the amount of energy required to perform metabolic functions at rest and is influenced by both body size and illness। ठीक है, बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर ये असल में हमारे साथ एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो कि हमारे बॉडी को नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसी तरह से इसकी जो अमाउंट है ये हमारे बॉडी की जो साइज़ है उससे भी जो है इफ़ेक्ट होती है और इसी तरह से इलनेस स्टेट पर भी इफ़ेक्ट होती है। बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्लासिकली इज़ एस्टिमेटेड बाय हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। अब मर्दों के लिए जो बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 66.5 प्लस 13.75 मल्टीप्लाई बाई केजी प्लस 5.003 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर माइनस 6.775 मल्टीप्लाई बाय एज। जो ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम जो मर्दों की बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको मालूम कर सकते हैं और इसी तरह से फीमेल्स के लिए भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, BEE स्टैंड फॉर बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर। बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर ये एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो कि हमारे बॉडी को रेस्ट कंडीशन में मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इसको हम बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप फिर खुद देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अब हम बात करेंगे एनर्जी के ज़राए की कि कहाँ से हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। पहली बात है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे साथ एनर्जी की मेन सोर्स है जो कि तकरीबन 60% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करती है, हमारी बॉडी की जो 60% टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। 2 to 3 ग्राम जो है हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है पर केजी पर डे के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करें, इसकी मेटाबॉलिज्म करें, तो इसके से जो है हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो क्या मिलेगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म होने से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम फैट्स की बात करें, फैट से मुराद लिपिड्स की बात करें, तो 30 to 40% ऑफ कैलोरी जो है हमें लिपिड से मिलती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे बॉडी को जो है 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी पर डे के लिहाज से हमें फैट्स की ज़रूरत होती है और इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है ये तकरीबन 9 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक
ठीक है, MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ये एनर्जी का मेजर सोर्स नहीं है, लेकिन ये जो है हमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये हमें प्रोवाइड करती है प्रोटीन्स को बनाने के लिए, ठीक है। यूजेस एज एनर्जी सबस्ट्रेट, इसको हम एनर्जी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे के लिहाज से, तो वो 1 से लेकर 1.5 ग्राम पर केजी पर डे होती है। इसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन की अगर मेटाबॉलिज्म की जाए तो ये तकरीबन हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करती है, देती है, ठीक है। नॉन प्रोटीन कैलोरीज में हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन रेशो है वो क्या है, 80:200 रेशो 1 है, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट में हमारे साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड आ जाते हैं, जिसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन हो गए, लाइसिन हो गए, मेथाइनिन हो गए, फिनाइल एलानिन हो गए, थ्रियोनिन हो गए, ट्रिप्टोफेन हो गए और वायलिन। इसी तरह से सिस्टीन, टायरोसिन, हिस्टिडीन हो गए। सिस्टीन, टायरोसिन और हिस्टिडीन ये आपको चिल्ड्रन में जो है, बच्चों में जो है देखने को मिलेंगे, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जबकि अर्जिनिन हो गए, ग्लूटामीन हो गए, ये आपको जो क्रिटिकली इल स्टेट है उसमें जो है पेशेंट में आपको मिलेंगे, ठीक है। फैटी एसिड में हमारे साथ लिनोइक एसिड आता है और लिनोइक एसिड लिनोलीक और लिनोलीनिक एसिड जो है ये आते हैं, ठीक है। इसी तरह से विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये हमारे साथ फैटी एसिड्स में आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मिनरल्स में हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन आते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में हमारे साथ कॉपर हो गए, जिंक, सिलीनियम, आयरन और मैंगनीज जो है ये आते हैं, जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। डेली अलाउंस फॉर मिनरल्स पर केजी पर डे, सो सोडियम आयन जो है पर केजी पर डे के लिहाज से जो है 1 to 2 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। पोटाशियम आयन 0.7 से लेकर 1 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो 0.1 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैग्नीशियम आयन 0.1 मिलीमोल रिक्वायर्ड होते हैं और फास्फोरस जो है ये 0.4 मिलीमोल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे इंट्रल फीडिंग से। इंट्रल फीडिंग से मुराद ये है जो खुराक हम देते हैं या बाय माउथ देते हैं या बाय एनजी ट्यूब के ज़रिए देते हैं, ठीक है। तो ये हम कब स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल इल पेशेंट को। सो अर्ली फीडिंग यूजुअली डिफाइन इज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। जब पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट हो जाता है तो एडमिट होने के बाद 24 से लेकर 48 आवर्स की जो शुरुआत है उसमें जो है हमें जो है ये फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, मेटा एनालिसिस सजेस्टेड रिड्यूस इन्फेक्शन इफ़ पेशेंट्स आर फीड विद इन 48 आवर्स। कहते हैं कि अगर हम पेशेंट को 48 आवर्स के अंदर अंदर खुराक देना शुरू कर दे तो इससे ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन के लगने के जो ख़तरात से उससे महफूज रहता है और उसमें इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस है वो फिर कम होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इंट्रल फीडिंग। इंट्रल फीडिंग के जो बेनिफिट्स है, जो फ़वाइद है वो मंदरजा झेल है। पहली एडवांटेज इसकी ये है कि प्रिवेंट गट म्यूकोसल एट्रोपी। जो गट की जो शेप है, ठीक है, गट की जो मेम्ब्रेनल शेप है वो क्या होता है, वो चेंज होने से बच जाता है बाय प्रिजर्व इंटेस्टिनल म्यूकोसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से मोर फिजियोलॉजिकल होता है, इससे हमारे जो गट है, ठीक है, वो ज़्यादातर फंक्शनेबल होते हैं, रिलेटिवली नॉन इन्वेसिव, चीप, ईजियर। इसी तरह से जो एंट्रल फीडिंग है ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, आसान होता है, चीप होता है, ठीक है, और इजी से आसानी से इसको हम कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। इससे जो है बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन मतलब बैक्टीरिया के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं और एक से ज़्यादा ऑर्गन के फेल होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ
पीएन, ठीक है। जो हमारे साथ पेरेंटल न्यूट्रिशन होते हैं उससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उससे जो इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। सो डिलीवरी मेथड में हमारे साथ नेज़ोगैस्ट्रिक और ओरोगैस्ट्रिक मेथड आ जाते हैं, नेज़ोड्यूडेनल और नेज़ोजिजिनल मेथड आ जाते हैं। गैस्ट्रोटमी में हमारे साथ परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी आ जाते हैं, रेडियोलॉजिकल आ जाते हैं और सर्जिकल आ जाते हैं। इसी तरह से अगर जिजिनोस्टोमी हुआ हो तो जिजिनोस्टोमी में हम परक्यूटेनियस एंडोजिजिनोस्कोपिक करते हैं या सर्जिकल करते हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन टू एंट्रल फीडिंग। अब एंट्रल फीडिंग हम किन हालात में जो है नहीं दे सकते। अगर किसी वजह से बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो तो तब हम एंट्रल फीडिंग नहीं दे सकते। अगर कोई इलियस ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तब नहीं दे सकते। अगर इंटेस्टिनल स्कीमा हुआ हो, मतलब इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसकी क्या हुई हो, वहाँ जो है हैमरेज हुई हो, वो उसकी ब्रेकडाउन हुई हो, ठीक है, तो तब हम नहीं दे सकते। और इसी तरह से क्लिनिकल शॉक के दौरान हम नहीं दे सकते, ठीक है। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रिशन जो कि हम आईवी लाइन के ज़रिए देते हैं तो इसको हम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन कहते हैं। सो टाइप ऑफ टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के हमारे साथ जो टाइप है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन आती है, जो कि एक टेम्परेरी एक्सेस होता है, जो कि हम यूजुअली 2 हफ्तों तक इसके ज़रिए हम दे सकते हैं। इसमें हमारे साथ जो कैलोरिक डेंसिटी होती है तो वो लिमिटेड होती है। हाई इंसिडेंस ऑफ फ्लिबाइटिस, इसमें जो थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस के जो चांसेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस के। थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस किसे कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली हमारे साथ ये एक इन्फ्लेमेटरी एबनॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से एक से ज़्यादा जो वेन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जो वेन ब्लॉक होते हैं तो वो ज़्यादातर हमारे लेग्स के जो वेन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ हाई वॉल्यूम इन्फ्यूजन में लीड टू फ्लूइड ओवरलोड। हाई वॉल्यूम इन्फ्यूजन की वजह से फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस भी होते हैं। ऑस्मोलरिटी शुड नॉट एक्सीड 900 मोल ऑस्मोलरिटी पर लीटर। और इसी तरह से जो एक्सेस है वो पेरिफेरल वेन होते हैं, ठीक है। सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन क्या है। सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ये असल में हमारे साथ क्या है, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन असल में न्यूट्रिशन को डिलीवर करना, मतलब सेंट्रल वेन के ज़रिए हम जब न्यूट्रिशन को डिलीवर करते हैं। सेंट्रल वेन ये असल में हमारे साथ सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल क्या होते हैं, सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है वो डिलीवर करते हैं। और ये सुपीरियर वेना कावा जो है ये बिल्कुल हमारा जो कोलर बोन है इसके बिल्कुल नीचे मौजूद होता है और इसके ज़रिए हम डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन है वो हार्ट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और फिर हार्ट अपने पंपिंग के ज़रिए उस न्यूट्रिशन को हमारे पूरी बॉडी में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो एबल टू प्रोवाइड लार्ज न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड। इसके ज़रिए हम ज़्यादा मकदार में न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है। रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग आईवी न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और इस मेथड को हम तभी यूज़ करते हैं जब प्रोलॉन्ग ज़्यादा अरसे के लिए आईवी न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो। इस तक रसाई हम किस तरह से हासिल करते हैं, सेंट्रल लाइन के ज़रिए, मतलब सब क्लेवियन के ज़रिए, जो कि मैंने आपको कहा कि कॉलर बोन के नीचे होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलर और फीमोरल वेन के ज़रिए हम इस तक जो है रसाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है।
इंडिकेशन कौन से कंडीशन में हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं? जब इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब एडिक्वायर्ड न्यूट्रिशन वाई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता, तो तब हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। इसी तरह से अगर सेवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ हो तब हम कर सकते हैं, अगर सेवियर मलनरिशमेंट हुई हो, ठीक है। इसी तरह से अगर कंप्लीट स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हुआ हो, तब हम दे सकते हैं। अगर फीड जो है हम ओरली जो है उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम सेंट्रल जो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन मेथड है इसको हम यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ अगर मेजर सर्जरीज हुई हो, ठीक है, इंट्रो क्यूटेनियस फेस्टुला काज हुआ हो, या पार्शल स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, या इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग हो रही हो, या सेवियर इन्फ्लेमेटरी बोवल काज हुआ हो, सेवियर इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ काज हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। इंट्रल वर्सेस पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। अब इंट्रल और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उसमें पर बात करेंगे। सबसे पहली एडवांटेज इंट्रल की ये है कि ये हमारे साथ फिजियोलॉजिकल है। इससे हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारे साथ सिंपल मेथड है, चीपर है, ठीक है। इसमें हमें किसी किस्म की CVL की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमें मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और इससे कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा नहीं होते। इसके नुकसानात ये है कि डिपेंडेंट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फंक्शन। अगर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फंक्शन जो है वो नॉर्मल है तभी आप इसको दे सकते हैं, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आपके लिए ये मसले पैदा कर सकता है। इसी तरह से इससे जो है डायरिया काज हो सकता है, फीड इंटॉलरेंस काज हो सकता है, एनजी ट्यूब्स की वजह से जो है मल पोजिशनिंग या साइनोसाइटिस जो है ये काज होने का ख़तरा होता है, और पल्मोनरी एस्पायरेशन का भी ख़तरा होता है। मतलब अगर हम इंट्रल फूड दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि जो फूड है वो सांस की नाली में चली जाए और लंग्स की में जाकर निमोनिया को काज कर सकती है। इसी तरह से पेरेंट्रल जो फीडिंग है, ठीक है, उसकी एडवांटेज ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता, उस पर इन्हिसार नहीं करता। इसके नुकसानात ये है कि ये नॉन फिजियोलॉजिकल है, इससे आपकी बॉडी के जो दूसरे फंक्शन है वो क्या होंगे, वो उसी तरह से इनएक्टिव रहेंगे। इसी तरह से इसको हम वेनस एक्सेस के ज़रिए देते हैं। वेनस एक्सेस की हमें इस मेथड को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हाई रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन के काज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इस मेथड में। ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ठीक है। सप्लीमेंटेड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ जो ग्लूटामीन है ये हमारे साथ नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड है, कंडीशनली एसेंशियल इन सेप्सिस और मेजर ट्रॉमा। अगर किसी किस्म के मेजर ट्रॉमा हुए हो या सेप्सिस हुई हो, ठीक है, तो सेप्सिस से मुराद ये है कि जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है इन्फेक्शियस एजेंट इंटर हो जाते हैं, हमारा ब्लड जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, तो इसको फिर हम सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड भी एसेंशियल हो जाता है। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गट के लिए, इम्यून सेल्स के लिए और किडनी के फंक्शंस के लिए। सर्व एज मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर ये काम करती है, और ये DNA को बनाने के लिए एक प्रिकर्सर के तौर पर रोल प्ले करती है। बट लेवल ड्रॉप्स आफ्टर इंजरी, ठीक है, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस की वजह से ये ड्रॉप हो जाती है। वेरी लो इन क्रिटिकल इलनेस में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ग्लूटामीन डिफिशिएंसी एट ऑनसेट ऑफ क्रिटिकल इलनेस कोलरेट विद इंक्रीज मोर्टेलिटी। अगर क्रिटिकल इल पेशेंट में जो ग्लूटामीन की डिफिशिएंसी है वो हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इससे जो मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं, मौत के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इम्यून एनहांस डाइट, इम्यून को बढ़ाने के लिए जो डाइट रिक्वायर्ड होती है, तो ये इसमें हमारे साथ ग्लूटामीन पहले नंबर पर आती है। कैन प्रिवेंट एंड एमिलोरिएट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसल एट्रोपी सीन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग पेरेंटल न्यूट्रिशन
and may help the gastrointestinal mucosa heal more properly after damage by either radiotherapy or chemotherapy. रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा या जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हुआ हो, तो अगर हम ग्लूटामीन दे दें तो ग्लूटामीन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेम्ब्रेन जो होते हैं जो कि डैमेज हुए होते हैं तो उसको बहुत जल्दी हील अप करने में मदद देती है, और इस तरह से जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा या जो मेम्ब्रेन के जो शेप है उसको भी चेंज होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है। Insufficient data to support the use of glutamine in the critical ill enteral glutamine supplementation may be of benefit in trauma and burn patient। ऐसे पेशेंट जो कि किसी ट्रॉमा का शिकार हुए हो या वो जले हुए हो, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में ग्लूटामीन जो है एंट्रल ग्लूटामीन सप्लीमेंटेशन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अर्जिनिन सप्लीमेंटेड पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इसको हम पेरेंट्रली देते हैं, ठीक है, मतलब आईवी के ज़रिए देते हैं। शो एन इंक्रीज एबिलिटी टू सिंथेसाइज एक्यूट फेज प्रोटीन व्हेन चैलेंज विद सेप्सिस। ठीक है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स को अर्जिनिन जो है एक्यूट फेज प्रोटीन्स को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस तरह से फिर ये एक्यूट फेज प्रोटीन जो है हमारे ब्लड में जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको चैलेंज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये असल में हमारे साथ पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियल फीडिंग सोल्यूशन में ज़्यादातर देते हैं, जो कि मोस्टली ओमेगा 6 फैटी एसिड से लिए गए होते हैं, और ओमेगा 6 फैटी एसिड की जगह हम क्या करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ करते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। पहला ये कि प्रोडक्शन ऑफ लेस इन्फ्लेमेटरी एक्टिनोसिनॉइड डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस करती है, और इसी तरह से जो साइटोकाइन प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करती है। अर्ली क्लिनिकल वर्क इन पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यूजिंग एंट्रल फीडिंग इनरिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड अ रिडक्शन इन लेंथ ऑफ वेंटिलेशन एंड आईसीयू स्टेट। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में आ जाए, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो और उसको जो है शुरुआत में ही हम ओमेगा 3 फैटी एसिड देना शुरू कर दे, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे पेशेंट की जो वेंटिलेशन है और आईसीयू में जो स्टे है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब यह है कि पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाएगा। न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन क्रिटिकल इल पेशेंट बिकॉज इम्प्रूव वाउंड हीलिंग, इससे वाउंड हीलिंग इम्प्रूव होती है। इसी तरह से कैटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज टू इंजरी वो डिक्रीज़ हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन और स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। इसके साथ साथ लेंथ ऑफ स्टे की वजह से जो कम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हो जाता है। फीडिंग मस्ट बी कमेंस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। इसी तरह से जब पेशेंट आईसीयू में आते हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंट्रल फीडिंग इज़ ऑलवेज सुपीरियर। एंट्रल फीडिंग ये हमेशा जो है क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है पेरेंटल फीडिंग पर, ठीक है, क्योंकि एंट्रल फीडिंग के फ़ायदे ज़्यादा है पेरेंटल फीडिंग के बनिस्बत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ क्रिटिकल केयर नर्सिंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 का सेक्शन F, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।